स्वागत है आपका सीटेट अधिगम क्लास में। मैं नीरज कुमार। दोस्तों, आज ईवीएस के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि एक बुक से ही है, लेकिन इसका सारा क्वेश्चन मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए हमने सोचा कि इस पर कुछ किया जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को शब्द के तत्व प्रकरण को पढ़ाने की योजना बनाती है। इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उपयुक्त होगा? पहला ऑप्शन है, आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? दूसरा ऑप्शन है, क्या आपकी माँ प्रतिदिन आपको एक ही तरह के भोजन देती है? तीसरा ऑप्शन है, क्या भोजन में भिंडी अवश्य खानी चाहिए? चौथा ऑप्शन है, उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें पशु खाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, भोजन के तत्व प्रकरण को पढ़ाने की योजना बनाती है। तो इसमें कौन सा प्रश्न उपयुक्त होगा? तो जो सबसे अधिक प्रश्न जो उपयुक्त होगा वो होगा, आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थ वाला भोजन क्यों देती है? नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय के केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है? तो पहला ऑप्शन है, भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। दूसरा है, शिक्षार्थियों के ज्ञान के प्रयोग करके तथा रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता। तीसरा, भोज्य अवयव के महत्व को समझने और शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता। तो 122 का जो राइट आंसर होगा, इसका भी पहला ही ऑप्शन सही होगा। भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। 123, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी, पहला ऑप्शन है, मतलब ये प्रश्न जो है, प्रश्न को पहले आप लोग समझ लीजिए। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, मतलब रखा जा सकता है, खराब नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी, ऐसा क्यों अधिक नमक और चीनी क्यों डालते हैं? परिरक्षित करने के लिए, मतलब उसको रखने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। अधिक नमक चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती है। अधिक नमक चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं का आकार बदल जाता है। अधिक नमक चीनी के कारण खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। चौथा ऑप्शन है, सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं को द्रव्य कुंचन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा, अधिक नमक और चीनी खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। अधिक नमक और चीनी जो है खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। नेक्स्ट है 124, संतुलित आहार। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि ये शारीरिक अवयव के निर्माण में सहायक है। दूसरा, ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं। तीसरा, ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं। चौथा, ये आँखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो 124 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इसमें क्या रहा है, संतुलित 124 में कह रहा है, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि ये शारीरिक अवयव का निर्माण में सहायक है। ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी है। तीसरा है, ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं। चौथा, ये आँखों को स्वस्थ बनाने रखने में सहायक है। तो प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक इसलिए जरूरी है कि ये शारीरिक अवयव के निर्माण में सहायक है। 125, हिरण, चीता, भालू, फीता, कृमि का क्रमशः उचित क्रम क्या है?
तो हिरण जो है, इसमें ऑप्शन देखिए शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी, इस तरीके का सर्वाहारी, ये ऑप्शन है कुछ। तो इसको क्या है कि उचित क्रम, जैसे हिरण है तो शाकाहारी हो गया, चीता है तो मांसाहारी हो गया। अब भालू जो है वो क्या होता है, भालू सर्वाहारी हो जाएगा, फीताकृमि परजीवी है। ये तो पहला ही ऑप्शन सही है, इसका पहला ऑप्शन सही है। हिरण शाकाहारी, चीता मांसाहारी, भालू सर्वाहारी, फीताकृमि परजीवी, पहला ही सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सिनेमा घर का टिकट दिखाने के उद्देश्य से बच्चों को फिल्म देखने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना, बच्चों में अवलोकन की कुशलता का विकास करना, बच्चों को सिनेमा घर के टिकट के मूल्यों की जानकारी देना। तो इसमें जो बताना है वो 2 ऑप्शन इसमें से बताना है जो कि उसके उद्देश्य को पूरा करता हो। तो जो 126 का है, वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर प्रदान करना। 2, अवलोकन की कुशलता का विकास करना। फिल्म देखने के लिए प्रेरित तो नहीं करेंगे, सिनेमा घर के टिकट के मूल्य की जानकारी तो नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि 2 और 3 जो है, तो इसमें 2 ऑप्शन जो है सही है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नीचे दी गई सारणी के आधार पर बताइए कौन सी ट्रेन पहुंचने का समय लेगी। कौन सी ट्रेन दिल्ली पहुंचने में सबसे कम समय लेगी। तो अब बात ये रही कि ट्रेन का नाम कहाँ से कहाँ तक। तो लखनऊ से दिल्ली 600 किलोमीटर, और अंबाला से दिल्ली 800 किलोमीटर, भोपाल से दिल्ली 700 किलोमीटर, देहरादून से दिल्ली जो है 400 किलोमीटर। मतलब ये किलोमीटर की दूरी पर है। और किलोमीटर पर आवर जो है, दिल्ली लखनऊ से चलता है आपका 600 किलोमीटर चलता है लखनऊ से दिल्ली। तो 15 चौका 60, यानी कि 150 किलोमीटर पर आवर चला। स्पीड बताना है इसका, सबसे कम समय कौन लेगा। तो सबसे कम समय जो लेगा, ये थोड़ा मैथमेटिक्स हो गया लेकिन ठीक है, फिर भी इसको कर लेते हैं, आ भी सकता है। 52 से 400 का जब, क्योंकि एवरेज जो है किलोमीटर पर आवर जो है 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो यहाँ पे 150 ले लेगा, समय जो है 150 हो जाएगा। और इसमें ज़्यादा हो जाए, इसमें भी कम हो। सबसे ज़्यादा आपका देहरादून से दिल्ली में 52 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, 400 किलोमीटर की दूरी भी है, दूरी भी कम है, इसलिए इसका जो रेशियो होगा सबसे अच्छा होगा। तो कहने का मतलब 127 का डी ऑप्शन जो है सही है। एकल परिवार का प्रमुख गुण होता है वृद्धों एवं बालकों की देखभाल, बालकों की का दूसरों पर आश्रित रहना, बालकों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास, बालकों में परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव। तो इसका गुण पूछ रहा है, तो बालकों में परिवार के सदस्यों के प्रति जो है वो बालकों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत तरीके की डिसीजन को देख रहा है लेते हुए। तो इसका 3 नंबर जो है अधिक महत्वपूर्ण है, प्रमुख गुण यही होगा। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को मंद करना, गलत है। औद्योगिक प्रक्रिया को मंद करना, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर जोर, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। तो 129 का जो राइट आंसर होगा, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। 130
कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान देंगे? दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान देंगे? वे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, वह पाठ विषय के अनुरूप हो, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, उसके बारे में बच्चों को पहले ही बता देंगे। तो 130 का 3 नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें जो है पहले तो अज्ञात नहीं है, इसलिए हम लोग दृश्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे कि बच्चों को ज्ञात हो सके। तो इसका जो वही 3 नंबर ऑप्शन जो है वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो। एक 130 प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए टेलीविज़न का उपयोगी स्थान है, क्योंकि अच्छे शिक्षकों की कमी है। टेलीविज़न पर पाठ्य प्रस्तुत करने पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। 3 नंबर ऑप्शन है, इससे कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी। टेलीविज़न पर जो कुछ भी देखा जाता है वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो 131 का जो राइट आंसर होगा, टेलीविज़न पर पाठ प्रस्तुत पूरे विस्तार के साथ किया जा सकता है, इसलिए। 132 शिक्षा के क्षेत्र में उस समस्या को क्या कहते हैं जिसके कारण कोई छात्र किसी स्तर पर शिक्षा पूरी किए बिना ही अपना अध्ययन कार्य छोड़ देता है? अवरोध की समस्या, अपव्यय की समस्या, शिक्षा की निरर्थकता, गंभीर समस्या। तो 132 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन, शिक्षा की निरर्थकता। 133 जो है, खेल एक सक्रिय प्रक्रिया है। खेल जो है एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है बालकों को पढ़ाने में, बालकों को खिलाने में, बालकों को सिखाने में, बालकों का ध्यान बांटने में। तो खेल जो है बालकों को सिखाने के लिए प्रयुक्त है। 3 नंबर ऑप्शन सही है। 134 कार्बोहाइड्रेट इन भोज्य पदार्थों को प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं? तो 134 का जो है, आलू, गेहूं, मक्का, गन्ना। दूसरा है मांस, मछली, अंडा, दाल। तीसरा है आम, पपीता, संतरा, केला। चौथा है पालक, प्याज, अदरक, टमाटर। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो आपको पहला ऑप्शन सही है, आलू, गेहूं, मक्का, गन्ना। इसमें प्रोटीन्स। 135 आपने अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के मकानों को देखा होगा। इन मकानों के फर्श को प्राय गाय अथवा भैंस के गोबर से लीपा जाता है और उन्हें पहला ऑप्शन है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए। तो गोबर से मिट्टी के घरों के लिपा जाता है, हमारे गांव में भी होता है। तो कहने का मतलब कि इससे क्यों किया जाता है, इसका जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बच्चों से कहा जाए कि कीड़े मकोड़े से दूर रखने के लिए ऐसा किया जाता है, तो उनको लगेगा कि जो मलमूत्र है वो तो कीड़ा लगेंगे उसमें, फिर ऐसा क्यों किया जाता है। लेकिन नहीं, गोबर में कीड़े नहीं लगते, कीटों को दूर रखने के लिए ऐसा किया जाता है। अब एक ये आरेख है, निम्नलिखित आरेख में से कौन सा अक्षर विटामिन को दर्शाता है? सेव जो है, सेव में दोनों आ रहे हैं, ए बी दोनों। संतरा में ए डी सी आ रहे हैं, नींबू में बी डी सी आ रहे हैं। तो विटामिन जो है, विटामिन सी को जो दर्शा रहा है वो कौन सा है जो विटामिन सी को दर्शा रहा है? तो विटामिन सी को दर्शाने के लिए नींबू दर्शा रहा है। 136 का
136 का जो राइट आंसर होगा सी, वही नींबू ही दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर सी है। इसको हम लोग टिक कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पका हुआ दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की आपकी इस स्टडी में दिक्कत है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको उपलब्ध होती रहेगी। इसको इजी नहीं लेना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा से संबंधित है, आ भी सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। पका हुआ खाना फ्रिज में अधिक समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि परिरक्षित का मतलब रखा जा सकता है सुरक्षित, क्योंकि पहला रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, मतलब कि ठंडा में रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, इसके अनुसार करने का मतलब। दूसरा है कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घटती है। तीसरा है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। चौथा है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका 4 नंबर ऑप्शन जो है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नष्ट नहीं होते, निष्क्रिय हो जाते हैं, पहले ही सक्रिय नहीं हो पाते हैं। 138 निबंधात्मक परीक्षणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षार्थी को यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न में क्या पूछा जाए। इन परीक्षणों के माध्यम से शिक्षार्थियों की संगठनात्मक क्षमता तथा तार्किक वितरण शक्ति को मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है छात्र पूरे पाठ्यक्रम से कुछ अंदाजा नहीं लगाया जाने वाले प्रश्नों की तैयारी करके परीक्षा देते हैं। चौथा है शिक्षार्थी की कल्पना शक्ति की जांच की जाती है। तो निबंधात्मक परीक्षण के संबंध में जो सही असत्य कथन पूछ रहा है जो, वो आपका हो जाएगा। इन परीक्षणों के माध्यम से शिक्षार्थियों में संगठनात्मक क्षमता तार्किक वितरण शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। तो 138 का 2 ऑप्शन जो है वो गलत है, असत्य है। एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के बाद अपने छात्रों को गृह कार्य देता है, क्योंकि छात्र जो है गृह कार्य क्यों देता है? शिक्षक गृह कार्य देने से छात्र पढ़ेंगे। गृह कार्य से छात्रों की प्रगति की जांच की जा सकेगी। छात्रों को व्यस्त रखना आवश्यक है। गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास होगा। तो 139 का 4 ऑप्शन सही है। कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता है। सीखने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवस्थित विषय वस्तु व सामग्री जिनके पर अध्यापकों का शिक्षण आधारित है। तीसरा ऐसी सामग्री जिन पर अध्यापकों का शिक्षण आधारित है। चौथा है अध्यापकों को पढ़ने और संदर्भ की सामग्री। तो 140 का जो राइट आंसर होगा वो सीखने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवस्थित विषय वस्तु। 141 एक शिक्षक कक्षा कक्ष में पढ़ाते समय श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग के साथ शारीरिक गतिविधियों का भी प्रयोग करता है, क्योंकि अगर पढ़ा रहा है तो दृश्य सब सामग्री का प्रयोग तो कर ही रहा है, लेकिन अपने बॉडी लैंग्वेज जो है, शारीरिक गतिविधि है जो, उसका भी प्रयोग कर रहा है। क्योंकि इससे क्या होता है, ऐसा करने से शिक्षार्थी को सीखने में अपनी अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। ऐसा करना शिक्षक को शारीरिक रूप से आराम पहुंचाता है। ऐसा करने से शिक्षार्थी प्रसन्न होंगे और वे उसे पसंद करने लगते हैं। ऐसा करने से शिक्षार्थियों का आकलन करना आसान हो जाता है। तो नहीं, 141 का जो राइट आंसर होगा, ऐसा करने से शिक्षार्थी सीखने में अपनी अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। 142 आपका एक दोस्त
आँखों को स्वस्थ रखने के निम्नलिखित 4 तरीके बताता है। पहला तरीका, दिन में कम से कम 3 बार अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोएं। घर से बाहर जाते समय अधिकतर चश्मा पहनकर निकलें। हफ्ते में कम से कम 1 बार रात को सोने से पहले आँखों में गुलाब जल का प्रयोग करें। हफ्ते में कम से कम 2 बार सोडियम क्लोराइड की पानी की 2 बूंदें आँखों में अवश्य डालें। अब सोडियम क्लोराइड का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे ये सॉल्ट हुआ। अब नमक की पानी का, नमकीन पानी जो है उसको 2 बूंद आँखों में डालना आवश्यक है, ये नहीं है तो पहले ही कट गया। हफ्ते में कम से कम 1 बार रात को सोने समय आँखों को गुलाब जल से धोए, ये सही है। घर से बाहर जाते समय अधिकतर चश्मा पहन कर निकले, ये भी सही है। दिन में कम से कम 3 बार अपनी आँखों को ठंडा पानी से धोएं, ये भी सही है। तो यानी कि 1 2 3 जो है वो सही है। अब देखेंगे इसमें कहाँ पे है, पहला ही ऑप्शन सही है, ये जो है 1 2 3 यहीं पे सही है। चलिए नेक्स्ट, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग कहाँ स्थित है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका उत्तर काशी में स्थित है, उत्तर काशी। कक्षा 5 की एक शिक्षिका सुनीता अंतरिक्ष में कक्षा 5 में एक शिक्षिका सुनीता अंतरिक्ष में प्रकरण पढ़ाते समय अंतरिक्ष यान के विषय में निम्नलिखित कथन बताती है। अंतरिक्ष यान में बालों में कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते हैं। अंतरिक्ष यान में कोई भी व्यक्ति एक ही जगह टिका बैठा रहता है। अंतरिक्ष यान में हम केवल खड़े होकर ही खाना खा सकते हैं। अंतरिक्ष यान में एक जगह से दूसरी जगह तैर कर जाना पड़ता है। तो इसमें से कौन कौन सा जो है कि सही लग रहा है आपको, तो कौन सा होगा? तो इसका जो है अंतरिक्ष यान में बालों में कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बाल खड़े रहते हैं, सही बात है। अंतरिक्ष यान में एक जगह से दूसरी जगह तैर कर जाना पड़ता है, ये 2 सही बात है। एक जगह तो खड़ा रह नहीं सकते, खड़े होके खाना खाना ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। जब तैर रहे हैं तो खड़ा कहाँ है? तो कहने का मतलब कि 4 नंबर ऑप्शन जो है 1 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है मूल्यांकन की। यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। इसमें सूचना समान रूप से अंकों अथवा ग्रेडों को रूपांतरित किया जाता है। इससे सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है, इससे सूचना छात्रों के द्वारा एकत्र की जाती है। तो 145 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 नंबर ऑप्शन। इससे सूचना छात्रों द्वारा एकत्र की जाती है, गलत है। 146 निम्नलिखित में से शिक्षार्थियों के उन व्यवहारों का समूह कौन सा है जो शिक्षिका को तनावग्रस्त होने की जानकारी देता है? आक्रामक व्यवहार, अधिगम के प्रति पूर्ण एकाग्रता, ज्यादा बोलना, निष्क्रियता। तो कौन सा व्यवहार है? शिक्षार्थियों के कौन से व्यवहार का समूह है जो शिक्षिका को तनावग्रस्त होने की जानकारी देता है? तो 146 का जो ऑप्शन है 1 और 4, ज्यादा बोलना और निष्क्रियता, ये है। ज्यादा बोलना, तनावग्रस्त बोलने से आदमी हो ही जाता है। दूसरा ऑप्शन, स्टील की खाली कटोरी पानी में तैरती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है। इसका मुख्य कारण है यह है, क्या है इसका मुख्य कारण? अब इसमें घनत्व पूछेगा। पहला ऑप्शन है लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है, ये तो गलत है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है, नहीं, ये भी गलत है।
लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो ये 3 नंबर। लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का। तो 147 का 3 नंबर ऑप्शन जो है दोनों। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में ज़्यादा है। लोहा की कील पर जो बल लग रहा है उसकी भार की तुलना में ज़्यादा होगी तो तैरेगा कम। 147 का 2 ऑप्शन जो है सही है। अब पूछिए कैसे। स्टील की कटोरी पर जो बल लग रहा है उसके भार की तुलना में ज़्यादा है। जो बल यानी पानी का जो बल है वो लोहे की कटोरी से ज़्यादा भार पानी का बल लग रहा है, इसलिए वो तैर रहा है। लेकिन लोहे की कील पर जो लग रहा है बल, वो लोहे की कील की भार की तुलना में उसका बल कम है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से लद्दाख में बने घरों की विशेषता नहीं है। तो 148 लकड़ी की छतें, लोहे का फर्श, लकड़ी का फर्श, मोटी दीवारें। तो लकड़ी की छतें तो होती है, लकड़ी का फर्श भी होता है, मोटी दीवारें भी होती है, लोहे का फर्श नहीं होता है। चलिए 149 किसी विधा के अंतर्गत शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में साधन सुविधाएं, पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। किसी विधा के अंतर्गत शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में साधन सुविधाएं, पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था कराई जाती है। तो पहला ऑप्शन है परिवीक्षित अध्ययन, भ्रमण, सामाजिकृत अभिव्यक्ति, संग्रहालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला होगा, परिवीक्षित अध्ययन। अगर ये सारी साधन सुविधाएं जुटाई जाती है तो उसके द्वारा हम कौन सा परिवीक्षित अध्ययन के लिए करेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थियों को किसी राष्ट्रीय उद्यान में ले जाने की योजना बनाते हैं। आप शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि का अनुमति नहीं देंगे। मान लीजिए पार्क घुमाने ले गए, चिड़ियाघर घुमाने ले गए, कहीं पहाड़, तालाब, समुद्र, कहीं घुमाने ले गए, तो वहाँ पे कौन सी गतिविधि है जिसकी अनुमति आप नहीं देंगे। राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, इसकी अनुमति तो दे सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के विभिन्न जानवरों को कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। राष्ट्रीय उद्यान में जिन जानवरों को वो देखें उनकी फोटो एकत्रित करना। राष्ट्रीय उद्यान में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी साथ में ले जाना। तो 150 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका अनुमति नहीं देंगे। तो ये सारे ही ऑप्शन लग रहे हैं। फोटो एकत्रित कर सकते हैं, ड्राइंग कॉपी ले जा सकते हैं, भोजन खाते हैं यह पता लगाना, ये भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, इसकी अनुमति नहीं देंगे एक टीचर के तौर पे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। और दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते, एक लाइक भी नहीं करते हो, ये हमारी शिकायत है। और हम तभी खुश होंगे जब आप वीडियो देखने के बाद एक लाइक करो। तो प्लीज़ जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।